हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो भी सारा कोर्स है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम 4 साल का इस बार होने वाला है। वोकेशनल कोर्स में बीबीए, बीसीए, बायोटेक्नोलॉजी, बीएमसी जैसे कोर्सेज यहाँ पे 3 साल वगैरह होने वाले हैं। तो ये जो बीए, बीएससी का, बीकॉम का जो कोर्स है ये रेगुलर कोर्स कहलाता है, और ये जो कोर्स है वो आपको वोकेशनल कोर्स कहलाता है। तो रेगुलर कोर्स और वोकेशनल कोर्स में आपने अप्लाई किया था, अप्लाई करने का लास्ट डेट 5 जून तक था, और इसका जो अप्लाई करने का प्रोसेस था वो आपका स्टार्ट हुआ था 20 मई से। यानी 20 मई से लेकर के 5 जून तक ये चलने वाले प्रोसेस में जिसमें आपने अप्लाई किया उसका मेरिट लिस्ट आज फाइनली आ गया। आज अपना डेट कितना है? 8 जून है। 8 जून को मेरिट लिस्ट आया, शाम के तकरीबन 5:30 के आसपास में मेरिट लिस्ट आया। और मेरिट लिस्ट आने के बाद अभी तक अलॉटमेंट लेटर या पेमेंट करने का ऑप्शन अभी तक साइट पे अटैच नहीं किया गया। ये ऑप्शन कब तक अटैच किया जाएगा और अब आपको आगे क्या करना है, साथ में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका सेकंड मेरिट लिस्ट का क्या कुछ स्टेटस होगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि सर मेरे से लो परसेंटेज का सिलेक्शन हो गया बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और जब भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आता हूँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्टेड करके लेकर के आता हूँ, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल होते हैं। साथ में मैं आपको एडमिशन के चार्जेस के बारे में बताऊंगा कि कितना आपको चार्ज पे करना है इसके एडमिशन को लेकर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में एक एक करके। और जो भी सर आपका फिर डाउट रहेगा इसके रिगार्डिंग कमेंट कीजिएगा। सारी चीज़ों के लिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे सबसे पहले, और बोर्ड पे आने के बाद जो भी सारा इन्फॉर्मेशन है, चलिए पहले मैं एक एक करके सब चीज़ को इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। तो अप्लाई करने का आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा 20 मई से। इसमें क्या हुआ, अप्लाई हुआ, लास्ट डेट कितना था? 5 जून तक। प्रोसेस क्या था इसमें? बस आपको अप्लाई करना था। इसका 2 स्टेज था। इसमें कई सारे स्टूडेंट्स पहले भी गलती कर चुके हैं, उनके बारे में भी बात कर लेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या था, अप्लाई करना था। तो अप्लाई करने में क्या काम था? अप्लाई करने में काम था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना, और साथ में क्या करना, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, वो था इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना, इसके बाद पेमेंट करना। पेमेंट अगर आप कर देते हैं तो इसका तीसरा स्टेज में था चॉइस फिलअप करना। चॉइस फिलअप एक प्रोसेस होता है जिसमें बताना होता है कि भाई आपको किस में एडमिशन लेना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले क्या जाने कि आपको किस में एडमिशन लेना है, सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं चॉइस फिलअप। तो ये पहला काम था अप्लाई करना। इसका डेट क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। अब ये डेट अपना नहीं है, ये आपका खत्म हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या था, अब आना है मेरिट लिस्ट। तो आज आया है पहला मेरिट लिस्ट, आज अपना आया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आया है? 8 जून को आया है। और इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम आया है उनको एडमिशन लेना है जा करके कॉलेज में 9 को, 10 को, 11 बीच में संडे है, 12 को और 13 को। ये हो गया आपके लिए। मतलब जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया वो क्या करेंगे, 9, 10, 12, 13 को क्या जा करके एडमिशन लेंगे। इसके बाद सेकेंड लिस्ट भी आएगा, इसके बाद थर्ड लिस्ट भी आएगा। परेशान आपको नहीं रहना है, मैं सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। तो ये तो अपना बात हो गया कि भाई अप्लाई हुआ है, मेरिट लिस्ट आया है। इसमें एक सवाल बीच का जो पहले स्टूडेंट्स के पास उठ रहा है, और ने पहले से इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिन्होंने अभी तक चॉइस फिलअप नहीं किया था उनका क्या होगा। देखिए, जो चॉइस फिलअप कायदे से नहीं किए हैं उनका किसी भी लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होगा। ना फर्स्ट लिस्ट जो आज आया है उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, सेकंड लिस्ट जो आने वाला है उसमें भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन सेकंड लिस्ट के बाद में, यानी कहने का मतलब कि जो फर्स्ट लिस्ट आ गया तो फर्स्ट लिस्ट में तो आपका नाम नहीं आया होगा, 100% विश्वास रखिए। सेकंड लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट में आपका भी नाम नहीं रहेगा। लेकिन सेकंड लिस्ट के बाद एक बार फिर से चॉइस फिलअप का पोर्टल खुलेगा। मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए खुलेगा, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बट कह सकते हैं 24 आवर्स से 48 आवर्स के आसपास में ये आपको टाइम मिलेगा चॉइस फिलअप करने का। तो क्या होगा, सेकेंड लिस्ट के बाद चॉइस फिलअप का एक बार पोर्टल खुलेगा। कितने टाइम के लिए? 24 से लेकर के 48 आवर्स तक। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी आपको पता नहीं चल पाए, इसलिए आप इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। और 24 से 48 आवर्स के बीच में जो चॉइस फिलअप करने का मौका मिलेगा, इस बार तो पक्का नहीं छोड़िएगा। अगर छोड़िएगा तो समझ लीजिए आपका पीयू में एडमिशन कभी भी पॉसिबल आपका नहीं है। आगे जब एडमिशन होगा उसमें सीट बचेगा नहीं बचेगा कुछ भी पता नहीं है। तो जिनका चॉइस फिलअप छूट गया उनके लिए मैं बता दिया हूँ कि सेकेंड लिस्ट के बाद एक बार मौका मिलेगा। अब आगे समझिए, आज जो लिस्ट आया इसको हम लोग कह रहे हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है क्या, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है पहला कट ऑफ। यानी एक लिस्ट आया है, बहुत सारे बच्चों का लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि मोहन का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। वो उसमें लिखा गया है कि आपका सिलेक्शन किया गया है या नहीं किया गया। मतलब आज जो आया है वो एक आया है सिलेक्शन लिस्ट।
और सिलेक्शन लिस्ट में बताया गया कि किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर आप अपना सिलेक्शन लिस्ट देखते हैं और अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है तो समझ जाइए आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अब आपको इंतजार करना है सेकंड लिस्ट के बारे में। तो अब बात करते हैं कि ये मेरिट लिस्ट बना किस किस चीज़ पे है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो अपना कट ऑफ बना, ये जो अपना पहला मेरिट लिस्ट है, ये बनता है, इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर कट ऑफ। क्योंकि पेपर में बताया गया था बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि चीज़ों को यूनिवर्सिटी वाले इस तरीके से डील करेंगे, बट ये थोड़ी सी चेंजेस हुई है। जो अपना मेरिट लिस्ट है इसका नाम है, ये जो मेरिट लिस्ट बना है ये अपना रोस्टर कट ऑफ है। इसका नाम क्या है? रोस्टर कट ऑफ लिस्ट। अब रोस्टर कट ऑफ लिस्ट क्या होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। रोस्टर कट ऑफ लिस्ट का मतलब समझिएगा। रोस्टर कट ऑफ लिस्ट का मतलब होता है वैसा कट ऑफ लिस्ट जो कि बनता है आपके 10th के परसेंटेज पे, आपके 12th के परसेंटेज पे और साथ में आपके कास्ट पर। ये तीन चीज़ों को मिला करके ये बनाता है कट ऑफ। और ये इस बार के लिए सबसे अजीब इसलिए हो गया क्योंकि ये जो काम हुआ था वो हुआ था 2019 में ये काम हुआ था, ठीक है। 19 में भी जब एडमिशन हुआ था तो रोस्टर कट ऑफ लिस्ट बना था ना, मतलब 10th का भी वैल्यू है, 12th का भी वैल्यू है, आपके कास्ट का भी वैल्यू है। और यही काम इस बार भी हुआ क्योंकि अगर आप गौर से देखिएगा तो जो लिस्ट आया है उसमें 10th परसेंटेज भी दिखाया है, 12th परसेंटेज भी दिखाया है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार बना है रोस्टर कट ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे 10th का वैल्यू, 12th का वैल्यू, कास्ट का वैल्यू, ये तीनों के वैल्यू को कंक्लूड करके लिस्ट आया है और इसके अकॉर्डिंग जिनका परसेंटेज ज़्यादा हुआ है उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। तो आप ऐसा मन में बैठा करके नहीं रखिएगा कि मेरा तो था 78 लेकिन मेरा नहीं हुआ, लेकिन 73 था जिसका हो गया। तो हो सकता है उसका 10th में ज़्यादा परसेंटेज हो, जब ऐड किया गया और कास्ट का वैल्यू उसमें कास्ट में रिजर्वेशन हो तो वैसे सिचुएशन में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये तो रोस्टर कट ऑफ लिस्ट के कारण ये सिलेक्शन किसी का हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। अब आगे समझिए, कास्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस बात को भी मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ, कैसे समझिए, देखिएगा आगे, देखिएगा किस तरीके से समझिए। अगर यहाँ एक कोर्स में सीट है, अगर मान लेते हैं कि इस केस में अगर हम लोग लेते हैं पटना यूनिवर्सिटी में लेते हैं, मान लेते हैं कि 60 सीट है, ठीक है। ये हम लोग अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं ताकि सही से समझ सके। मान लेते हैं हम लोग के पास 100 सीट है किसी कोर्स में। मान लेते हैं कि पटना कॉलेज में हिस्ट्री में 100 सीट है। तो ये जो 100 सीट है ये बांटा गया है कैटेगरी में, यानी 100 सीट में मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल बस आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि 33 सीट है यूआर का करने का मतलब कोई भी एडमिशन ले सकता है। इसके बाद 12 सीट है ईडब्ल्यूएस में, इसी तरीके से ईबीसी में यानी BC1 में सीट मान लेते हैं कि इसमें अपना 28 सीट है। इसके बाद मान लेते हैं ये अपना ईबीसी हो गया। उसके बाद BC में मान लेते हैं कि फिर से सीट है, इसमें 20 सीट है। फिर इसके बाद आता है SC आता है, मान लेते हैं इसमें 14 सीट है। इसके बाद एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ बस समझिएगा, ST में मान लेते हैं कि 17 सीट है, इस तरीके से। इसके बाद आगे फिजिकली हैंडिकैप्ड है, इसमें भी सीट है, इसमें मान लेते हैं 10 सीट है। तो अब देखिए, अब आपने भी अप्लाई किया कास्ट से, किसी और बंदे ने भी अप्लाई किया कास्ट से, लेकिन यहाँ एक चीज़ सबसे स्पेशल है कि अगर आपने कास्ट लगा करके अप्लाई किया तो जो दो सिचुएशन होता है। अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा हाई है तब तो आपको सीट मिल जाएगा इस वाले से, यानी कि यूआर वाले से। और जो लिस्ट आया है उसमें देखिएगा एक चीज़ और लिखा गया है, अलॉटेड कैटेगरी। एक हुआ अप्लाइंग कैटेगरी, किससे आपने अप्लाई किया, और एक है अलॉटेड कैटेगरी यानी किससे आपका अलॉटमेंट हुआ है। तो अगर आपका ज़्यादा नंबर होता है तो अब आपको मिल जाता है यूआर वाला सीट, लेकिन अगर आपका कम नंबर होता है तो आपको मिलता है कास्ट वाला सीट। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे कास्ट में भी सीट रिजर्व है। जैसे कास्ट में सीट है, ईबीसी कोटा में है 28, तो किसी 28 ईबीसी ही बच्चे का एडमिशन होगा। और अगर ये ईबीसी का सीट खत्म हो जाएगा तो समझ लीजिए आपके लिए सीट खत्म। एससी के लिए सीट है तो एससी वालों का नेक्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर आपके कोटा का सीट खत्म हो गया तब तो फिर एडमिशन ही आपके लिए कह सकता है खत्म हो जाएगा। तो हर कोटा का अपना अपना सीट है। आप जिस कोटा से अप्लाई किए, अगर उस कोटा में सीट रहेगा तो नेक्स्ट लिस्ट में नाम आपका आएगा। अगर उस कोटा में सीट नहीं रहेगा, मान लेते हैं आप ईबीसी के स्टूडेंट हैं और अगर मैथ के केस में ईबीसी में सीट फुल हो जाता है तो नेक्स्ट लिस्ट में आपका ईबीसी वालों का किसी का भी नाम नहीं आएगा। और अगर एससी में सीट बचेगा तो एससी में आएगा, एसटी में सीट बचेगा तो एसटी में आएगा। और जब सीट मतलब कि मान लेते हैं कि यूआर भर गया सीट, ईबीडब्ल्यूएस भर गया, ईबीसी भर गया, बीसी भर गया, लेकिन एससी एसटी का सीट ही नहीं भर रहा है, तो सबसे लास्ट में एक एडमिशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं डी रिजर्वेशन। उस टाइम क्या एससी क्या एसटी सब बराबर, जो पहले आ गया उसका एडमिशन हो गया। तो ये था, इस तरीके से अलॉटमेंट किया गया। जो कन्फ्यूजन था वो मैं कन्फ्यूजन आपको दूर कर दिया। तो ये अपना पहला मेरिट लिस्ट का हो गया। अब समझ लीजिए, अब आपका मेरिट लिस्ट आएगा, अब आपको आगे काम क्या करना है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखिए आगे के बारे में बात करते हैं तेज गति से। तो अपना मेरिट लिस्ट आ चुका है। अब मेरिट लिस्ट वाले करेंगे क्या, अब आगे देखिएगा। जिनका भी मेरिट लिस्ट है उनका काम है लॉगिन करना है पोर्टल पे। पहला काम क्या है, पोर्टल पे जाइए, पीयू के पोर्टल पे जाइए।
पोर्टल पे जाकर के क्या कीजिए, सिलेक्शन लिस्ट में आप अपना नाम देख लीजिए कि आपका नाम है कि नहीं। अगर आपका नाम है तो आपका 100% अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। क्या डाउनलोड होगा? अलॉटमेंट लेटर, जिससे क्या होता है, एडमिशन होता है। अलॉटमेंट लेटर आपका 100% डाउनलोड होगा। अभी मैं अगर करेंटली स्टेटस बात करूं तो अलॉटमेंट लेटर अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन ये रात के 10, अभी लगभग 10 बजने वाले भी है, ये आज रात तक हर हालत में डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि कल से क्या स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। और ऑपरेटर, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेक्शन में, वो दिन रात काम करे। जो भी मुझे सोर्सेज से पता चल रहा है वो अभी भी ऑफिस वगैरह में काम करें। तो अलॉटमेंट लेटर आपका हार्डली रात के 11 बजे तक आज ही आपका सबका डाउनलोड हो जाएगा। तो आपका काम क्या है, सिलेक्शन लिस्ट आप देखिए, लॉगिन कीजिए जहां से आपने अप्लाई किया था। आपके पास यूजर नेम होगा, एप्लीकेशन आईडी होगा, पासवर्ड होगा। इस एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड के सपोर्ट से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करके क्या करना है, आपका काम है अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना। जैसे ही अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका काम क्या है, पेमेंट करना। देखिए आगे एक चीज़ और समझिएगा, पे फी करना। 2 काम आपका करना है। इसके बाद समझिए कि जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर देखिएगा ना, तो वो एक प्रकार का लेटर होता है इस डिजाइन का। कॉर्नर में आपका फोटो होगा। कल मैंने दिखाया भी था, जो मेरे पास 2022 का था वो मैंने दिखाया भी था। तो इस तरीके का यहाँ पे आपका फोटो रहेगा। यहाँ पे लिखा रहेगा कांग्रेचुलेसन यू आर सेलेक्टेड मोहन इन मगध महिला, या लिखा रहेगा इन पटना साइंस कॉलेज इतना परसेंटेज के साथ। और नीचे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा होता है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग में लेकर के आना है। और यहाँ लिखा रहता है पेमेंट के बारे में कि कितना आपको पेमेंट करना है। हालांकि फी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया भी है, लेकिन रफली समझ लीजिए, BA BSc BCom इसमें जो आपको पे करना रहेगा वो आपको पे करना है 2255 रुपये। चाहे आपका पहला लिस्ट में एडमिशन होगा, दूसरा में होगा, तीसरा में होगा, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा तो 600 और बढ़ जाएगा। जैसे फिजिक्स रहेगा तो 600 और बढ़ जाएगा, तो इसमें 600 और ऐड कीजिएगा तो वो 2800 के आसपास आ जाएगा। मतलब कितना आपको पेमेंट करना है, ये जब आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा तो उसमें लिखा रहेगा, उतना का आप पेमेंट कर दीजिएगा, उतना को आप पे कर दीजिएगा। ये आपका 3 काम है। आपको पोर्टल से इतना काम का आपको मतलब है। एडमिशन में सबका फिर डिफरेंट होता है। BCA वालों के लिए 13,000 है, BBA वालों के लिए 24,000 कुछ रुपया है। इसके बाद मतलब सबका डिफरेंट है, ठीक है। किसका कितना है इसका मैं अभी जो हमारा वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में कई सारा PDF मैं आपको दूंगा, जिसमें फी स्ट्रक्चर का भी PDF रहेगा, सीट का रहेगा, रिजर्वेशन का रहेगा, सब कुछ का PDF अभी जो हमारा वीडियो अपलोड होगा उसमें रहेगा। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, तो कहीं से भी ये सारा PDF को आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर फिर भी कुछ फर्दर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको लेकर के मैं फर्दर आपको बता दूंगा। तो ये तो हो गया। अभी आपको क्या करना है, लॉगिन कर लीजिएगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, एडमिशन का पेमेंट दीजिएगा और सबका रिसिप्ट निकाल लीजिएगा। तो पटना यूनिवर्सिटी के साइड से आपका 3 रिसिप्ट निकलेगा। पहला तो आपका निकलेगा जो आपने अप्लाई किया था वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा आपका निकलेगा अलॉटमेंट लेटर, तीसरा आपका निकलेगा क्या चीज़, वो जो आप पेमेंट कीजिएगा एडमिशन का उसका पेमेंट रिसिप्ट। ये 3 काम है आपको कहाँ से, पटना यूनिवर्सिटी के साइड से। अब आगे समझते तो ये 3 डॉक्यूमेंट यहाँ से निकाल लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद है, आपने 3 डॉक्यूमेंट यहाँ से निकाल लिया, साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट और रखना है, 4 फोटो रख लीजिएगा, 10th मार्कशीट रख लीजिएगा, 12th मार्कशीट रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो अपना CLC रख लीजिएगा, मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपना माइग्रेशन रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अपना कास्ट रख लेना है। अगर आप EW से हैं, जो भी कोटा से आप लिए EWS रख लीजिएगा। अगर आप लिए हैं अपना हैंडीकैप्ड कोटा से तो हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। आधार कार्ड अपना रख लीजिएगा। और किसी का अगर गैप ये सब होगा तो गैप सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। मतलब अगर आपने पिछले साल एडमिशन नहीं लिया होगा, गैप वगैरह हो गया, तो आप गैप ईयर सर्टिफिकेट वगैरह क्या कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट यहाँ से, बाकी इधर जितना बताया वो सबको रेडी रख लीजिएगा। इन केस अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो क्या होता है ये भी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 10th का मार्कशीट आपके पास 100% होगा। 12th का मार्कशीट हो सकता है किसी के पास ओरिजिनल वाला हो, अगर ओरिजिनल वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन निकाल लीजिएगा। CBSE वाले डिजी लॉकर से निकाल लेंगे 12th का मार्कशीट, तो आपका काम हो जाएगा। मैक्सिमम के पास प्रॉब्लम होगा ये CLC और माइग्रेशन को लेकर के, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ लीजिए। माइग्रेशन तो सबके पास होगा, ये भी मतलब माइग्रेशन बिहार बोर्ड वालों को तो सबको मिल चुका है, CBSE वालों को नहीं मिला, तो CBSE वाले क्या करेंगे, डिजी लॉकर से निकाल लेंगे। डिजी लॉकर से निकाल करके वो क्या करेंगे, लेकर के चल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं लेकर के जाइएगा, कहिएगा कि कॉलेज से नहीं मिला, तो वहाँ पे आपको कहेगा कि डिजी लॉकर से निकाल करके लेकर के आइए। तो पहले से आप निकाल करके लेकर आइएगा तो आसानी होगा, क्योंकि कॉलेज में भीड़ हो जाता है, उतना साइबर कैफे नज़दीक में नहीं, इससे थोड़ा सा दिक्कत होगा। इससे पहले से पूरी तैयारी करके जाइएगा। तो माइग्रेशन का मैंने सॉल्यूशन बता दिया। यहाँ माइग्रेशन के बारे में बात कर लिए हैं। 12th का मार्कशीट के बारे में बता दिए कि ऑनलाइन वाला रिजल्ट रख लीजिएगा या ओरिजिनल वाला रिजल्ट रख लीजिएगा। अगर आपका ओरिजिनल वाला रिजल्ट आ गया तब तो ओरिजिनल वाला ही रखेगा, और नहीं तो CBSE वाले डिजी लॉकर वाला चलेगा, जो
जो नॉर्मल प्रिंट आउट निकालते हैं वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें कोई एडिट वगैरह करके नंबर वगैरह बढ़ा भी सकता है, इसलिए वो आपको चलेगा डिजी लॉकर वाला। आगे समझते हैं। तो CLC आपका हो, यहाँ में माइग्रेशन के बारे में बात कर लिया। अब समझिए CLC के बारे में। CLC के बारे में आपको बता रहा हूँ कि CLC अगर आपके पास नहीं होगा तो आप वहाँ पे लेटर लिख दीजिएगा। हालांकि लेटर नहीं, वहाँ पे एक प्रकार का फॉर्म मिलता है, जिस फॉर्म को हम लोग कहते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म। उस फॉर्म को क्या कहते हैं? अंडरटेकिंग फॉर्म। तो अंडरटेकिंग फॉर्म जहाँ पे आपका एडमिशन होगा, जो आपका काउंसलिंग सेंटर होगा, वहीं पे आपको मिलेगा अंडरटेकिंग का फॉर्म। अंडरटेकिंग का फॉर्म लीजिएगा और उस फॉर्म में बना होता है बॉक्स के जैसा, इसमें लिखा होता है कि विच डॉक्यूमेंट इज अनअवेलेबल, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है CLC, तो आप इसमें टिक कर दीजिएगा अगर आपके पास नहीं होगा, और नीचे में साइन करके वहाँ पे जमा कर देना होता है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है? तो 10th 12th ये सब रखिएगा। और कास्ट EWS तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कास्ट या EWS या किसी भी इतना सारे डॉक्यूमेंट में डिजी लॉकर से कोई डॉक्यूमेंट आप निकाल नहीं पा रहे, आपका कास्ट नहीं बना हुआ है, EWS नहीं बना है, तो वो सारी सिचुएशंस में आप हमारे टेक्निकल टीम का सपोर्ट ले सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को रेडी करने में, किसी भी डॉक्यूमेंट को रेडी करने में अगर आपके पास दिक्कत हो रहा है या किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारे टेक्निकल टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये टेक्निकल टीम पटना में ही रहती है, और पटना में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, ये आपके साथ स्टैंड अप रहेगी। तो क्या करना है, अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी इशू हो, जैसे अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप उसके लिए 9065179925 पे आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है और आपको अपना प्रॉब्लम शेयर करना है। मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम रहे तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि इस प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए वॉइस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। वो आपके प्रॉब्लम को सुन लेंगे और इसके बाद उसके एप्रोप्रिएट आंसर आपको कर देंगे कि आप ऐसे कीजिए, ये कीजिए, वो सब कुछ आपको बता देंगे। तो ये मैंने बात कर लिया फर्स्ट लिस्ट के बारे में सारी कहानी। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लिस्ट वाले हर हालत में 9 जून, 10 जून या फिर 11 जून के बीच में छुट्टी है, 12 जून, 13 जून, ये 4 दिन का टाइम मिला। इस 4 दिन में एडमिशन जरूर ले लीजिएगा। अगर आप एडमिशन नहीं लीजिएगा तो फिर आपके एडमिशन को स्वतः कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका जो नाम आया वो सेकंड लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो ये मैंने बात कर लिया फर्स्ट लिस्ट वालों के लिए। फर्स्ट लिस्ट वालों के साथ एक और सिचुएशन, एक और प्रॉब्लम है, वो है स्लाइड अप वाला। तो थोड़ा सा स्लाइड अप के बारे में बात करते हैं। वीडियो इसी तरीके से थोड़ा जानकारी सब चीज़ देते हुए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट समझिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होता है। देखिए, तो अभी का जो सिचुएशन है, अलॉटमेंट मतलब कि अपना सिलेक्शन लिस्ट आ गया। बहुत कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सिलेक्शन पसंद नहीं होगा। मान लेते हैं, मैंने कल भी कई दिन से मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। मान लेते हैं आपको ये तीसरा वाला जो कॉलेज है या पेपर है आपको अभी मिल गया पहला लिस्ट में। अब आपको पसंद नहीं, देखिए आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप एडमिशन ले लीजिएगा। यानी जो 9, 10 और 12, 13 जून का जो टाइम मिला, इसमें आप जाकर के एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के बाद आप घर आइएगा, पोर्टल पे फिर से लॉगिन कीजिएगा, तो वहाँ पे कल शाम में आ जाएगा स्लाइड अप का ऑप्शन। तो क्या कर दीजिएगा, कल स्लाइड अप के ऑप्शन को चूज करके स्लाइड अप कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। इससे कि क्या होगा, जब दूसरा लिस्ट आएगा तो आपका ऑटोमेटिक ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। मतलब अगर सेकंड के साथ कट ऑफ मैच करेगा तो सेकंड में आ जाएगा, अगर फर्स्ट के साथ मैच करेगा तो फर्स्ट में आपका सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में हो जाएगा। और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो जो आप एडमिशन 9, 10, 12 या 13 जून को लीजिएगा, वो वाला एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और एडमिशन ट्रांसफर हो जाएगा जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो फिर आपको कॉलेज जाने की ऐसे भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो अपना हो गया कि जिनका स्लाइड अप करेंगे उनके लिए क्या है। और अगर हो सकता है कि अगर आपका कट ऑफ मैच नहीं करेगा तो जो आप एडमिशन आपको पहला लिस्ट में मिला है वो आपका सेफ रहेगा। तो ये होगा स्लाइड अप के बारे में बात। अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट वालों के बारे में बात, जिनका अभी तक लिस्ट में अलॉटमेंट नहीं आया, जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आपसे कहीं ज़्यादा परेशान है। तो उनकी भी परेशानियों को समझना चाहिए। तो तेज़ गति से बात करते हैं, अब सेकंड लिस्ट कब आएगा, थर्ड लिस्ट कब आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा। और अगर आप शिद्दत से, अगर आप हमारे व्यूअर्स होंगे या अगर आप हमारे वीडियोज़ को बहुत ही सीरियसली देखते होंगे, तो मैं कोई भी बात हवा में पहले कभी भी बताता नहीं हूं, ठीक है। और हवा में बताता नहीं हूं, ये मैं क्या बता रहा हूं कि मैंने फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, ये सब चीज मैंने पहले ही बता दिया था कि आप इस चीज में नहीं रहिए। फॉर्म भले 10,000 अप्लाई हुआ है, लेकिन 10,000 जब फॉर्म अप्लाई हुआ है तो सीट इसके पास 5,000 के आसपास भी, अभी भी 2 बच्चों की दावेदारी है। और इस बार परसेंटेज किसी का कम नहीं है, सबका परसेंटेज हाई है और कट ऑफ हाई ही बनेगा। ये मैंने पहले भी बताया और आप इसे आजमा करके भी देख लिए कि कट ऑफ क्या हाई बना है। अब देखिए, पहला लिस्ट वालों का एडमिशन का लास्ट डेट कब तक है, 13 जून तक। आप इसमें 2 दिन इसको छोड़ दीजिए, 2 दिन में रिपोर्ट करेगा यूनिवर्सिटी को, यानी 2 दिन आप इसको छोड़ दीजिए, तो अपना कितना हो जाएगा, 15 जून। 15 जून के बाद जो सेकंड लिस्ट आएगा वो आपका 16 जून के शाम तक होते होते 7 बजे के आसपास तक होते होते अपना सेकंड लिस्ट आ जाएगा। जो सेकंड लिस्ट में परसेंटेज आएगा और सीट कैसे मिलेगा, तो अगर आपके कैटेगरी में सीट खाली रहेगा
तब तो आपको सीट मिल जाएगा, या तो अगर आपके कैटेगरी में सीट भर जाएगा तो अगर यूआर वाला में सीट रहेगा तो भी आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा इस बार का जो कट ऑफ आएगा सेकंड लिस्ट में वो पहला वाला लिस्ट से ज़्यादा नहीं 3% कम रहेगा। मतलब अभी आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन अगर हुआ है, अगर आपके माने थे, अगर आप अभी देख रहे हैं कि ईबीसी में सिलेक्शन हुआ है 79% पे, तो 3% कम कर दीजिएगा, 76% में सेकंड पे होगा। हालांकि अभी कट ऑफ को मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया हूँ, जो रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी रात हमको चाहिए, पूरा कट ऑफ को मैं देखूंगा, सब चीज़ को तैयार करूंगा, इसके बाद मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कि सेकंड लिस्ट में 76% चाहिए या 81% चाहिए, तो वो मैं वीडियो कल दे दूंगा। ठीक है, सेकंड लिस्ट वाले थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, बट कब आएगा मैं ये बता दिया हूँ। तो 3% अभी आप जनरली कम करके देख लीजिएगा। थर्ड लिस्ट जो आएगा इसमें फिर से 4 दिन का, ये जो 16 जून को आएगा सेकंड लिस्ट, इसके लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा 17 जून से, तो 17 दे दीजिए टाइम, 18 दे दीजिए, 19 दे दीजिए, बीच में एक आध दिन संडे बढ़ जाएगा तो और एक आध दिन बढ़ जाएगा, मतलब इनको टाइम मिलेगा 3 दिनों का एडमिशन लेने का। इसके बाद फिर से छोड़ दीजिएगा 2 दिन और छोड़ दीजिएगा, और जिस दिन दूसरा दिन होगा यानी 17, 18, 19, 20, 21 तारीख के शाम होते होते तक 100% आपका क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा थर्ड मेरिट लिस्ट। और जो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा वो आएगा 21 जून को, और इसमें जो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें जो परसेंटेज आप कम कीजिएगा वो कम कीजिएगा 5 से 7% मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि थर्ड लिस्ट तक जाते जाते ऐसे भी सीटें, बहुत ऐसे कोर्सेस होंगे जैसे मैथ है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये सारे में सीटें लगभग फुल के बराबर हो जाएगा। तो 5 से 7% कम कर दीजिएगा, आपको थर्ड लिस्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो पहला लिस्ट के बारे में बात कर लिए, सेकंड लिस्ट के बारे में बात कर लिए, थर्ड लिस्ट के बारे में बात कर लिए, किसमें कितना कट ऑफ जाएगा ये भी बात कर लिए, क्या जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका क्या प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ लगभग जितने आपके सारे सवाल थे सारे सवालों को मैंने कवर कर लिया। हालांकि अभी इस एडमिशन के प्रोसेस में इतना सवाल से ये कह सकते हैं ये जो आपका क्वेश्चन है वो अनलिमिटेड है। कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सिलेक्शन होने में, एडमिशन होने में, तो इसके लिए आपके लिए सर्विसेज भी चल रहा है, जिस सर्विसेज का नाम क्या है, व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज, WPS, व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज। ये होता क्या है, एक लड़का के लिए और एक लड़की के लिए मैं ग्रुप बनाया हूँ, जिस ग्रुप में आपको मैं ज्वाइन करता हूँ और इसके बाद आपको मैं हैंडल करता हूँ। मतलब क्या करता हूँ, मैं आपको हैंडल करता हूँ, आपके मैं प्रोसेस को हैंडल करता हूँ। आपने प्रोसेस किया, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा, तो वो मेरा काम है हैंडल करना, वो मेरे टीम का काम हैंडल करना। सर मेरा ये डॉक्यूमेंट मेरे पास अभी नहीं है, कैसे होगा, तो ये सब कुछ आपका हैंडलिंग, यानी करने का मतलब ऑल रफली आप समझ लीजिए कि आपका 100% सिलेक्शन करवाना, आपका 100% एडमिशन करवाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी टेक्निकल टीम की होती है। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर आपको मनपसंद नहीं मिल पाया है, अगर आपने चॉइस फिलअप नहीं कर पाया, तो आप ये सारी चीज़ों से निपटने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ सकते हैं, जिसके बाद आपका सिलेक्शन करवाना हमारे टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देना ये भी हमारे टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना रहे, व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के ग्रुप से, क्योंकि इसमें सीट लिमिटेड है, सभी बच्चों को मदद नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो भी बच्चों को प्रॉब्लम है वो जरूर शेयर कीजिएगा हमारे इस नंबर पे। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बट ये जो व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज वाले बच्चे हैं वो प्रीमियम बच्चे हैं, उनका जब भी कॉल आता है या जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ उनका हैंडल करना इस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो आप व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको 9065179925 पे आपको मैसेज करना है और बताना है कि आपको व्हाट्सएप के प्रीमियम सर्विसेज से आपको जुड़ना है। इसके बाद फिर आपको फर्दर डिटेल्स जुड़ने के रिगार्डिंग दे दिया जाता है। तो ये कुछ आपका करंटली अपडेट था जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। अलॉटमेंट लेटर जैसे ही आता है फिर मैं आपको फर्दर बताता हूँ, और जैसे ही पेमेंट करने का ऑप्शन वगैरह आता है वो सब कुछ बताता हूँ। बाकी जितने भी सारे PDF हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच मिल जाएगा। तो आशा करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।